हाँ जी, कैसे हो सभी? स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वीसी जोधपुर प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपकी साइंस की क्लास जो है वो समय पे नहीं हो पा रही है। मैं खुद जॉब में होने के कारण थोड़ा टाइम का अभाव रहता है। फिर भी कोशिश रहेगी कि आपका जो पूरा कंटेंट है वो कम ही टाइम के अंदर पूरा कंटेंट डाला जाए, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। आज अपन बेसिकली साइंस पोर्शन के अंतर्गत जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसकी बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर के कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपका वेटेज देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से बायो का जो थोड़ा पोर्शन है वो ज़्यादा रहता है। तो अपन जो है टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे। और बायोलॉजी की खास बात है कि आपको थोड़ा फैक्ट है याद रखना पड़ेगा, और उसका रिकॉल ज़्यादा बार करोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगी। अब देखो, बायोलॉजी के अंतर्गत अपन टॉपिक में आज का जो टॉपिक लेंगे, मानव रक्त की बात करेंगे, ब्लड की बात करेंगे। और एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंतर्गत एग्जाम के अंदर जो सवाल फंस रहे हैं उस सभी सवालों को पढ़ते चलेंगे और उस सवाल को पीछे नहीं छोड़ेंगे। बाकी कोई भी बायोलॉजी का भी कोई टॉपिक हो तो विस्तृत होता है, जितना पढ़ोगे उतना कम होता है, लेकिन अपन को उतना ही पढ़ना है जो अपना एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन बाहर न जाए। और आज के क्लास को शुरू करते हैं मानव जो रक्त है उसकी। देखो, अपना मानव रक्त के अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि मानव रक्त की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। अब सर पीएच 7.4 का मतलब पीएच क्या होती है? तो एक पीएच स्केल होती है जो सोरेनसेन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के अंदर काम आती है। जो बेसिकली अपन पीएच स्केल है वो केमिस्ट्री के अंदर आज पूरी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अब सर पीएच स्केल में होता क्या है कि बेसिकली वैल्यू होती है 1 से लेकर 14 तक वेरी करती है, जिसमें 1 से लेकर 7 तक अम्ल की बात होती है, और 7 से ज़्यादा पीएच होती है तो वो सार की बात होती है। अम्ल और सार और लवण अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो सर इसकी याद रखोगे, एक मानव रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। सर 7.4 का मतलब क्या हुआ कि ये 7 से ज्यादा होती है तो मैंने क्या बोला था? सार होती। तो ध्यान रखना, मानव रक्त जो होता है वो हल्का हल्का सारी होता है, हल्का सारी होता है। दूसरी मानव रक्त की बात करें तो मानव जो रक्त है वो तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक उत्तक अब सर उत्तक क्या होते हैं वो भी अपन आगे टिश्यू जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि कोई भी कोशिका जो होती है, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक से शरीर के अंग का निर्माण होता है और अंग मिलकर पूरे पूरे शरीर के बॉडी का निर्माण करते हैं। तो सर तरल संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है कि एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। जो ब्लड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। मतलब ये शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो आप पॉइंट में याद रखोगे। दूसरा कि ब्लड का गुणधर्म क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। तीसरी बात करें तो ये जो है मानव रक्त होता है शरीर के वजन का, शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। मतलब जितना बॉडी का वजन होता है उसका लगभग कितना परसेंट होता है? 7 से 8% होता है। चौथी अपन बात करें कि सामान्य वयस्क में रक्त की मात्रा होती है लगभग 5.5 लीटर होती है। कितनी होती है? 5.5 लीटर। लगभग मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर। पुरुषों की तुलना में आधा लीटर। स्त्रियों में क्या रक्त की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो 4 बेसिकली पॉइंट की बात करें कि एग्जाम के अंदर पॉइंट वाइज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेगा मानव रक्त की पीएच होती है, 4 ऑप्शन दे देगा, 7.4 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा, 2 दे देगा। तो उसमें से एग्जैक्ट याद रखनी 7.4 होती है। फिर दूसरा पॉइंट याद रखोगे तरल संयोजी उत्तक होता है। तीसरा रखोगे ये शरीर के वजन का लगभग कितना परसेंट होता है? 7 से 8% होता है। और वयस्क में इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है? 5.5 लीटर। ठीक है, अब देखो रक्त का जो अध्ययन किया जाता है, रक्त का अध्ययन वो कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी विज्ञान की ब्रांच है जिसके अंतर्गत रक्त का अध्ययन पढ़ा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी। तो आपसे पहला याद रखो कि रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। पीएच 7.4 होती है, तरल संयोजी उत्तक होता है,
शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है और वयस्क में इसकी मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर। ठीक है, अब देखो आगे बात करेंगे रक्त का कार्य क्या होता है। रक्त का कार्य, अपन बात करेंगे रक्त का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले ये शरीर के ताप का नियंत्रण करती है। ताप का नियंत्रण करती है। अब सर ताप का नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि सामान्य जो व्यक्ति होता है उसके अंतर्गत अपने बॉडी का टेम्परेचर लगभग फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंट्रोल करने का कार्य करता है, ताप का नियंत्रण करने का कार्य करता है। बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का लगभग टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहे, ज़्यादा कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। पहला पॉइंट याद रखो कि शरीर के ताप का नियंत्रण करना। दूसरा, O2 व CO2 गैसों का परिवहन। अब सर अपन जो श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो शरीर के विभिन्न भाग मतलब विभिन्न सेल तक जाने का ऑक्सीजन और CO2 को ले जाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। तो ये गैसों के विनिमय का कार्य करता है। O2 और CO2 के गैसों के विनिमय मतलब परिवहन का कार्य करता है। तीसरा अगर इसमें बात याद रखे जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनका भी परिवहन करने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, और पोषक पदार्थ होता है उनका भी परिवहन करने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। तो पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन मतलब विभिन्न सेल तक ले जाने, पोषक पदार्थों को ले जाने का कार्य भी कौन करता है? ब्लड करता है। तो मेनली 3 पॉइंट हो गए कार्य के अंदर। तो पहला याद क्या रखोगे कि ये शरीर के टेम्परेचर का नियंत्रण करता है। सेकंड याद रखोगे ऑक्सीजन और CO2 के गैसों का परिवहन करने का कार्य करता है और पोषक पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है। तो मेनली अपन ने क्या देखा था? ब्लड के कार्य देखे, ठीक है, और ब्लड के गुण धर्म देखे। अब ब्लड को 2 टाइप से बांटा गया है, वो देखते हैं। मानव रक्त को 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है। एक तो होता है प्लाज्मा, ठीक है, और सेकंड होता है कणिकाएं। देखो प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। कैसे होता है? हल्के पीले रंग का। अब प्लाज्मा के अंदर बेसिकली 2 कंटेंट होते हैं। एक तो होता है जल और एक अन्य जो पोषक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन होती है, वो होती है। सर जल की मात्रा कितनी होती है? लगभग 90 से 92% जो होता है प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? जल होता है। ठीक है, और पीछे जो 8 से 10% होता है वो अन्य पोषक पदार्थ के अंदर प्रोटीन आदि होते हैं। ठीक है, तो मेनली याद क्या रखोगे कि प्लाज्मा में हल्के पीले रंग का होता है और 90 से 92% क्या होता है? जल होता है और 8 से 10% अन्य पोषक पदार्थ के अंतर्गत प्रोटीन सब आते हैं। ठीक है, अब देखो कणिकाओं को 3 टाइप से बांटा गया। एक तो है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब देखो दोनों के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी परसेंट होती है? 55% होती है और पीछे जो 45% होती है वो क्या होती है? कणिकाएं होती है। ठीक है, अब देखो आरबीसी का ही दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। तो सर इसमें से क्या याद करना है कि प्लाज्मा की कितने परसेंट मात्रा होती है रक्त के अंदर? 55%। कणिकाएं होती है 45%। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, इसके अंदर अधिकांश मात्रा में जल होता है 90 से 92% और अन्य में 8 से 10% पोषक पदार्थ जो प्रोटीन है वो होती है। और कणिकाओं के अंदर 45% होती है। 3 तरह की कणिकाएं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे आगे।
सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। अब सर आरबीसी की सामान्य जो मात्रा होती है, सामान्य मात्रा, सामान्य संख्या बोल सकते हैं अपन। तो आरबीसी की सामान्य संख्या नर में होती है लगभग 55 लाख प्रति mm³। ठीक है। और मादा के अंदर होती है सामान्य मात्रा लगभग 45 लाख प्रति mm। अब सर किसी बुक में 50 लाख भी लिखी हुई है, तो नॉर्मल रेंज है 55 से। नॉर्मल रेंज की बात करूं आरबीसी तो लगभग नॉर्मल रेंज होती है 45 से 55 लाख प्रति mm³। तो एग्जाम के अंदर आपसे सवाल पूछा जाए कि आरबीसी की सामान्य संख्या होती है तो लगभग 45 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। ठीक है। आगे सर आरबीसी का जो निर्माण होता है, निर्माण वो होता है आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है। अब सर अस्थि मज्जा क्या होती है बेसिकली? तो अपने जो हड्डियां होती है, हड्डियों के बीच में जालीदार भाग होते हैं, उनके बीच में ध्यान रखना किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। अब देखो, एक तो अपने ये सामान्य वयस्क की बात करें, एक होता है भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था। तो भ्रूण अवस्था का मतलब क्या होगा सर? जब बच्चे का मां के कोख में होता है 9 महीने तक, तो उस समय आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में नहीं होता है। कारण क्या होता है? उस टाइम बच्चे की हड्डियां जो होती है वो परिपक्व नहीं होती। तो उस कंडीशन के अंदर, भ्रूण अवस्था के अंदर आरबीसी का जो निर्माण होता है वो ध्यान रखना यकृत, यकृत मतलब लीवर, यकृत, लीवर व प्लिया में होता है। ठीक है। तो दो चीज याद रखो कि आपसे पूछा जाए आरबीसी का निर्माण सामान्य वयस्क आदमी में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो लाल अस्थि मज्जा है। लेकिन उसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाए भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो ध्यान रखना लीवर एवं प्लिया में होता है। ठीक है। इनमें डिफरेंस याद रखना। ठीक है। अब देखो, अभी यहां बात आई प्लिया, तो प्लिया की खास बात यह याद यह रखोगे कि प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? एग्जाम में सवाल सीधा आता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, तो किसको बोलते हैं? प्लिया को। ठीक है। कारण क्या होता है कि आरबीसी जब ज्यादा मात्रा में आरबीसी का निर्माण हो जाता है या आरबीसी नष्ट होने के कगार पे होती है, तो ध्यान रखना प्लिया में जाके नष्ट होती है। तो इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, और इसको शरीर का ब्लड बैंक भी बोलते हैं। शरीर का ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? प्लिया को। ठीक है। तो मेन इंपोर्टेंट दो फैक्ट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहता है, 4 ऑप्शन दे देगा आप। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहे तो भी प्लिया है, और शरीर का ब्लड बैंक कहे तो भी क्या है? प्लिया। ठीक है। तो दो बेसिक चीज याद रखो कि निर्माण कहां होता है, निर्माण में भी दो है, वयस्क अवस्था में कहां होता है और भ्रूण अवस्था में कहां होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। आरबीसी के अंतर्गत आपने एक वर्णक पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन वर्णक, हीमोग्लोबिन वर्णक। देखो, आपने पढ़ा होगा शरीर का ब्लड का, रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। तो आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन वर्णक। अब आपसे एग्जाम में इसकी संख्या पूछी जाती है कि हीमोग्लोबिन की संख्या सामान्य अवस्था में कितनी होती है, तो ध्यान रखना ये होती है लगभग 12 से 17 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है। 12 से 17 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर लगभग हीमोग्लोबिन की वर्ण की मात्रा होती है सामान्य वयस्क आदमी के अंतर्गत। तो मेन चीज क्या याद रखनी थी अपन को आरबीसी के अंतर्गत कि संख्या कितनी होती है, नर में कितनी होती है, मादा में कितनी होती है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, और आरबीसी का कब्रिस्तान या शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, और हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जिसकी मात्रा 12 से 17 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ठीक है। अब देखना आरबीसी की जो कमी होती है उसके कारण एक रोग होता है, आरबीसी की कमी से एक रोग होता है। ठीक है। उस रोग का नाम है एनीमिया। कौन सा नाम है? एनीमिया। तो आरबीसी की आपसे सवाल पूछा जाएगा एनीमिया रोग होता है किसकी कमी से होता है, तो आरबीसी की कमी से होती है। आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, और जिसके कारण शरीर में थकावट है, त्वचा का पीलापन
शुरू हो जाता है, जिसके कारण लक्षण जो होता है कहीं ना कहीं एनीमिया के लक्षण होते हैं। देखो ये जब संख्या जो होती है ना, आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, इनकी नॉर्मल रेंज में रहना जरूरी है। ज्यादा होता तो भी नुकसानदायक होता है, और इसकी संख्या घट भी जाती है तो भी अपने को क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ठीक है, आगे आरबीसी जो होती है वो केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, मतलब केंद्रक जो होता है उसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन केंद्र क्या होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका पढ़ेंगे जब पूरा पढ़ेंगे। तो आरबीसी केंद्र में अनुपस्थित होता है, लेकिन इसका भी अपवाद है, ऊंट व लामा। ऊंट व लामा, इनमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ऊंट तो आप जानते हो, लामा जो होता है बेसिकली दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला एक जानवर है। ठीक है, तो ऊंट और लामा के अंदर क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। बाकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अपन ने किसकी बात की, आरबीसी की बात की, संख्या की बात की दी, कमी से रोग कौन सा हो गया, नॉर्मल रेंज कितनी होगी इसकी, और आगे जो इसमें अभी आगे पढ़ेंगे आरबीसी के बाद अगला पॉइंट है अपना है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सेकंड है अपना डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अब देखो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है, नॉर्मल संख्या होती है, वो होती है 6000 से लेके 8000 प्रति mm³। ये जो नॉर्मल रेंज होती है किसकी, डब्ल्यूबीसी। अब देखो यहाँ डब्ल्यूबीसी में सामान्य दो रोग बढ़ेंगे अपन। एक तो अगर असामान्य डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाए, असामान्य वृद्धि हो जाए, मतलब नॉर्मल जो रेंज है 6000 से 8000 से ज्यादा चली जाए डब्ल्यूबीसी, तो उसके कारण एक रोग होता है जिसका नाम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, अब सर इस ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, तो इस ल्यूकोसाइटोसिस के अंतर्गत तो होता क्या, ये जीवाणु संक्रमित रोग होता है बेसिकली, और जीवाणु संक्रमित होने के कारण ध्यान रखना, तो इसके कारण ब्लड कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर वो होने के चांसेस रहते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी किसी इंसान की फ्लक्चुएट होती जा रही है, 8000 से नॉर्मल रेंज में बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, 8000 से ज्यादा हो रही है और फ्लक्चुएट हो रही है, तो उसके कारण हो सकता है कहीं ना कहीं ब्लड कैंसर का खतरा। और भारत में देखा जाए तो ब्लड कैंसर का आज के टाइम में बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है, ब्लड कैंसर बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो पहला याद क्या रखो कि असामान्य वृद्धि हो जाए तो उससे रोग कौन सा है, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर असामान्य कमी हो जाए, असामान्य कमी हो जाए, ठीक है, उसके कारण रोग होता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। ल्यूकोसाइटोपीनिया। अब सर ल्यूकोसाइटोपीनिया क्या होता है, ये एक तरह का वायरस संक्रमित होता है, वायरस संक्रमित। ठीक है, जैसे वायरस संक्रमित में बात करें एड्स की, एड्स जो रोग होता है उसके होने के चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली याद क्या रखोगे कि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका ही बोली जाती है। ठीक है, इसको दूसरा नाम ल्यूकोसाइटोसिस है। संख्या इसकी नॉर्मल होती है 6000 से 8000 प्रति mm³। असामान्य वृद्धि हो जाए तो उससे ल्यूकोसाइटोसिस रोग होता है, जिससे जीवाणु संक्रमित मतलब ब्लड कैंसर होने का चांसेस रहता है। अगला असामान्य अगर कमी हो जाए तो ल्यूकोसाइटोपीनिया होता है, वायरस संक्रमित एड्स रोग होने के चांसेस होते हैं। तो कहने का मतलब एड्स रोग HIV वायरस से भी होता है, लेकिन वायरस संक्रमित होने के कारण ल्यूकोसाइटोपीनिया के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जो कणिकाएं होती है उनकी नॉर्मल जो रेंज होती है वो रहनी जरूरी होती है। उससे ज्यादा भी है तो भी नुकसानदायक है, और कम भी चली जाए तो भी नुकसानदायक है। ठीक है, आगे देखो डब्ल्यूबीसी का जो बेसिक कार्य होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता। रोग प्रतिरोधक क्षमता।
ये ध्यान रखना, बेसिकली डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है, शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको बढ़ाने का कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल अपन बात करें कि जो आरबीसी है और जो डब्ल्यूबीसी बढ़ा है उनका अनुपात कितना होता है, तो ध्यान रखना तीनों कणिकाओं के रूप में सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होती है? आरबीसी होती है। तो इनका लगभग लगभग अनुपात कितना है? 600:1 में। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताइए, तो लगभग कितना है? 600:1। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य कौन कर रही है? डब्ल्यूबीसी कर रही है। ठीक है, आगे और एक याद रखोगे कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, केंद्र क्या होता है? उपस्थित होता है, और ये रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता। और इसका अगर जीवन काल देखा जाए, जीवन काल, तो वो लगभग लगभग होता है 7 दिन के, 7 दिन के आसपास होता है, 2 से 7 दिन होता है। ठीक है, और एक याद रखना, वो पीछे जो आरबीसी था, आरबीसी, इसका जीवन काल एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है, ये फिक्स है। ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी सवाल जीवन काल से पूछा गया था हमेशा आरबीसी का पूछा गया। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद नई आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, शरीर के अंतर्गत। लास्ट अपना तीसरा है कणिकाओं के रूप में प्लेटलेस। प्लेटलेस, प्लेटलेस को ही ध्यान रखना थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। अब ये तो आपने नाम सुना ही होगा कि डेंगू के रोग होता है उस टाइम में आपने सुना होगा प्लेटलेस गिर रहे, तो ये प्लेटलेस बेसिकली इसी को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। अब देखो प्लेटलेस का जो कार्य होता है वो क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? रक्त का थक्का बनाने का। मतलब कहीं चोट लग गई तो उसके चोट लगने के बाद ब्लड रोकने का कार्य, मतलब रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? प्लेटलेस। इसके अलावा विटामिन के भी होता है, वो भी रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। अब देखो इसमें भी प्लेटलेस की भी संख्या जो होती है, संख्या, सामान्य संख्या जो होती है वो लगभग लगभग 1.5 लाख से 4 लाख प्रति mm³ होती है। ये नॉर्मल रेंज है, 1.5 लाख से 4 लाख प्रति mm³ होती है। जो आपने सुना होगा डेंगू का जो पेशेंट होता है उसके प्लेटलेट्स कंटिन्यू क्या होता है? गिरना शुरू हो जाता है। अब देखो इसके अंतर्गत भी दो रोग पड़ेंगे कि एक तो अगर असामान्य वृद्धि हो जाए, प्लेटलेट्स की संख्या में असामान्य रूप से वृद्धि हो जाए, और एक क्या हो जाए? असामान्य रूप से कमी हो जाए। तो अगर प्लेटलेट्स की संख्या है उसमें असामान्य वृद्धि हो जाए तो उसके कारण जो रोग होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब सर थ्रोम्बोसाइटोसिस रोग के अंतर्गत क्या होता है कि जो शरीर की जो नसें होती है अपने, उसके अंतर्गत क्या होता है? रक्त का जमाव, थक्का बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ध्यान रखना रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है। वो किसके कारण होता है? तो प्लेटलेट्स की सामान्य क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो वो रोग कौन सा कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। और दूसरी बात है कि असामान्य रूप से अगर कमी हो जाए, असामान्य रूप से कमी हो जाए तो उस कमी के कारण होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसके कारण आपने देखा होगा कि इसके कारण कौन सा रोग होता है? डेंगू। ठीक है, तो दो याद रखोगे कि असामान्य रूप से वृद्धि हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, और असामान्य रूप से कमी हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, और असामान्य रूप से वृद्धि हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत डेंगू जो रोग होता है उसके कारण, डेंगू का रोग होता है उस पेशेंट के क्या होता है? कंटिन्यू रूप से प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण अपन पपीते का जूस है, बकरी का दूध है, वो उसका भी सेवन करते हैं, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक अपन ने आज के क्लास के अंतर्गत जो है रक्त की बात की थी, रक्त का कार्य क्या होता है, उसके गुणधर्म क्या होता है, उसका अध्ययन हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर प्लाज्मा पढ़ा था, दो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एक तो प्लाज्मा, एक कणिका है, कणिका में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसके अंतर्गत गुण की। आगे अपन ब्लड का जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ब्लड को कितने ग्रुप में बांटा गया, आरएस फैक्टर क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बायोलॉजी की खास बात है कि आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, और जितना बायोलॉजी विस्तृत है आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पढ़ोगे विस्तृत है, इसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन अपन को वही चीज़ पढ़नी है जो फैक्ट एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, उसी को अपन को पढ़ना है, जैसे अपन एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।